Hello friends, my name is ऋषभ श्रीवास्तव and this is an official YouTube channel of परीक्षा मंथन। आज हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में एक नए टॉपिक आत्मनिर्भर भारत अभियान लेकर आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2020 कोविड पैंडेमिक के नाम से जाना जाएगा। कोरोना वायरस साल के शुरुआत में लगभग पूरे विश्व में फैल गया था और अभी तक इसका प्रसार जारी है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो कोरोना वायरस के बाद जो उसका इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए कई सरकारों ने लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया को देश में लागू किया और सेम भारत में भी इसका पालन किया गया। लेकिन इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते भारत में बहुत सारी जगहों पर देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा राइज कर गया। इसी के साथ जो भारत का ट्रेड साइकिल था वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया या टूट गया और जो हमारा ग्रोइंग जीडीपी था वो हम देख रहे हैं कि नेगेटिव में आ गया है और जो हमारे वर्कर्स थे या आप कह सकते हैं माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करना पड़ा या अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट के लिए जाना पड़ा। तो इस तरह का बहुत ही बुरा प्रभाव इसका पूरा हमारी इंडियन इकोनॉमी पे पड़ा। तो इंडियन इकोनॉमी की जो हालत जो लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से पड़ी उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 12th of May 2020 in the speech to the nation by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, एक अनाउंसमेंट किया, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है हम कोविड पैंडेमिक की वजह से जो हुए इकोनॉमिक लॉस हैं उसको टैकल करने के लिए, उसको देखने के लिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पर यह सिर्फ कोविड पैंडेमिक के लिए ही नहीं वरन इंडियन इकोनॉमी का न्यू विजन है जो कि 2025 या 2030 के लिए आगे क्यों हमको ले जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो आइए अब इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। तो अब हम विस्तार से जानते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आत्मनिर्भर, इसका मीनिंग इंग्लिश में देखा जाए तो सेल्फ रिलायंट। अगर भारत कहें तो सेल्फ रिलायंट इंडिया। क्या इसका यह मतलब है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाए? दैट मीन्स कि अपना जो हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है इसको बंद कर दें और हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, खुद ही प्रोड्यूस करें, खुद ही कंज्यूम करें। क्या इसका मतलब यह है? नहीं। गवर्नमेंट ने इसके लिए विजन दिया है कि हम आज के युग में ग्लोबल विलेज या फिर ग्लोबलाइजेशन जैसे समय में जी रहे हैं और भारत की टेंडेंसी रही है हमारी वसुधैव कुटुंबकम की। दैट मीन्स कि भारत देश पूरे विश्व को एक फैमिली के रूप से देखता है। तो ऐसा नहीं है कि हम आत्मनिर्भर को ये मतलब है कि हम अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बंद करके सिर्फ खुद ही प्रोड्यूस करें, खुद ही कंज्यूम करें। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं बल्कि जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है उसके लार्जर एरिया को हम कवर करें। दैट मीन्स कि अब हमारा जो एक्सपोर्ट हो वो सिर्फ छोटी मोटी कंट्रियों के लिए या बड़ी कंट्रियों के लिए थोड़े मात्रा में ना हो बल्कि हम अपने एक्सपोर्ट को एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाए। दैट मीन्स कि इन द ग्लोबल वर्ल्ड जो इकोनॉमी है उसमें हमारा शेयर लार्जर वर्जन पे हो। तो आत्मनिर्भर भारत हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम अपने इंपोर्ट को रिड्यूस करें और एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाएं। दैट मीन्स कि जो हमारे कंजम्पशन है उसको हम जो डोमेस्टिक कंपनीज जो हमारी बना रही हैं उन्हीं डोमेस्टिक कंपनीज को अगर हम यूज करेंगे तो दैट मीन्स कि हमको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। अगर इंपोर्ट कम करना पड़ेगा तो हमारे जो लोकल कंपनीज हैं वो राइज करेंगी और वो और प्रोडक्ट बनाएंगे। जब वो और प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमको एक्सपोर्ट के लिए और सारे मटेरियल मिलेंगे। तो इस तरह से आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अपने आप को बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसीलिए स्पीच में कहा गया था वोकल फॉर लोकल,
इसके विषय में बाद में भी चर्चा करेंगे। तो हम इंपोर्ट को बहुत ज्यादा घटाकर या इसको जीरो करके हम एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ले जाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट रखते हुए 4L की अनाउंसमेंट की गई। 4L क्या है यहां पर कि इन एरियाज पे हमको फोकस करना है। तो 4L कॉन्सेप्ट हम देखेंगे तो 4Ls 1 2 3 4 ये है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और है लॉज। इन चारों एल को स्ट्रेंथन करने की बात हुई है। दैट मीन्स कि लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट के द्वारा करके वहां पर इंडस्ट्री को बसाना, वहां पर डोमेस्टिक एरिया में जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको इंक्रीज करना। लेबर, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है, तो उन लेबरों को प्रोत्साहित करना कि उन इंडस्ट्रीज में वर्क करें। लिक्विडिटी, दैट मीन्स कि जो हमारे एसेट्स हैं, हमारे कैपिटल है, उनको स्ट्रेंथन करें और हमारे देश में कैश सपोर्ट सिस्टम ईज के साथ वर्क करे। सिमिलरली लॉज, जो लेबर लॉज है, एग्रीकल्चर लॉज है, इंडस्ट्रियल लॉज है, उन सभी को स्ट्रेंथन किया जाए, बूस्ट किया जाए और देश में इन 4L को स्ट्रॉन्ग करके हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये 4L का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसी के साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत है वो 5 पिलर्स के लिए डिसाइड किया गया कि इन 5 पिलर्स को दर्शाता है। तो 5 पिलर कौन कौन से हैं? 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इसको हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। पहला पिलर है इकोनॉमी, दूसरा पिलर है सिस्टम्स, तीसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा पिलर है वाइब्रेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड और लास्ट पिलर है डिमांड। ठीक है, तो इन सभी पिलर्स को भी स्ट्रॉन्ग करने की बात कही गई है। तो इकोनॉमी में क्या चेंज कहा गया है कि अब जो इंक्रीमेंटल चेंज होता था, दैट मींस कि जो हम पॉइंट्स में अपनी जीडीपी को ग्रोथ करते थे, जरा जरा सा बढ़ाते थे, उसको ना करके अब हम जो है क्वांटम जंप की ओर बढ़ेंगे। क्वांटम जंप मतलब कि एब्रप्टली बूस्ट करेंगे अपनी इकोनॉमी को। सिस्टम में क्या कहा गया कि हम टेक ड्रिवन अप्रोच को अपनाएंगे। दैट मींस कि भारत में टेक्नोलॉजी का, साइंस का और अधिक उपयोग करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, या आपका ब्लॉकचेन हो गया, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नई टेक्नोलॉजी के साथ ड्राइव करेंगे। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर में कहा गया कि इसको स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे स्ट्रेंथन किया जाए? बेसिकली इसमें कहा गया कि पहले तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाए, एज वेल एज सेल्फ सफिशिएंट कैपिटल को डेवलप किया जाए। यानी कि हमको जो भी इंडस्ट्रीज के लिए उत्पाद चाहिए, जो भी हमको इंडस्ट्री को बसाने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, वो भी हम खुद प्रोड्यूस करें। ना केवल हम उत्पाद को बनाएं, उसके इक्विपमेंट्स को भी बनाएं उस उत्पाद को बनाने के लिए। तो हमको सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। इसी तरह जो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडिया का कि 16 से 64 एज का जो हमारा एज स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा है विश्व में। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज्यादा है विश्व में। उनको सपोर्ट करना, उनको प्रोत्साहित करना कि भारत की ऊर्जा एक सही डायरेक्शन में लगे और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। सिमिलरली जो डिमांड है इसको बूस्ट किया जाए। अगर डिमांड बूस्ट नहीं होगी तो हमारी सभी चीजों का उत्पाद बढ़ाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक इन सभी प्रक्रियाओं का कोई खास लाभ नहीं होगा। इसलिए इन सभी पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर भारत का पूरा कॉन्सेप्ट है कि 4L को भी हम बढ़ाएंगे और इन सभी पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हम सेल्फ सफिशिएंट इंडिया या सेल्फ रिलायंट इंडिया की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो 12 मई 2020 को प्राइम मिनिस्टर एड्रेस टू द नेशन में इस
अभियान की घोषणा हुई। एक चीज और यहां देखने की बात है कि आत्मनिर्भर भारत एक कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई सेल्फ रिलायंट इंडिया है, बट इसके आगे अभियान क्यों जोड़ा गया है? अभियान का मतलब यह है कि आत्मनिर्भरता तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है जो कि आगे की ओर बढ़ के हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। बट इस अभियान का मतलब यह है कि एक हम बूस्ट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी एक तरह से हम इसको पुश कर रहे हैं कि इस अभियान को और तेजी से बढ़ाकर हम आगे की ओर ले जाएं। तो इसीलिए 12 मई 2020 को लगभग 20.83 लाख करोड़ का, जो इंडियन रुपए में कैलकुलेट किया जाएगा, सपोर्ट हमने दिया। गवर्नमेंट ने इतने लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए किया, इसीलिए इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा गया। दैट मीन्स कि हम एक बड़ा पैकेज दें, हम एक बूस्टर दें जिससे कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान पूरा एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस या मिशन है। तो आइए अब हम इसकी बारीकियों में जाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो है, वैसे तो इसमें बहुत सारी स्कीमें थी हम, लेकिन उसको शॉर्ट में देखेंगे कि किन किन एरियाज में बेसिकली ये टच करता है। जैसे कि मान लीजिए एमएसएमई हो गया, माइग्रेंट लेबर हो गया, ठीक है, और हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे। तो वन बाय वन हम एक एक सेक्टर पे जाएंगे और इनको हम देखेंगे कि किस सेक्टर में क्या बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना एमएसएमई। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, लघु और मध्यम जो एंटरप्राइज होती है, इसमें इसको हम शॉर्ट में देखते जाएंगे। बहुत ज्यादा आंकड़ों में, डिटेल्स में या रकम में या पैसे में जाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज चलना है कि आत्मनिर्भरता के लिए किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करने की, या मतलब किस तरह से इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया कि जो एमएसएमई सेक्टर है, इसको बूस्ट करने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई। इसकी डेफिनेशन क्या क्या किया गया? बेसिकली इसमें 3 यूनिट्स होती हैं, माइक्रो यूनिट, स्मॉल यूनिट और मीडियम यूनिट। तो ये जो माइक्रो यूनिट्स होती हैं, इनको डेफिनेशन में बढ़ाकर जो इन्वेस्टमेंट है इनका लगभग 1 करोड़ से कम हो, और जो इनका टर्नओवर है वो लगभग 5 करोड़ से कम हो। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से या उससे कम होंगी वो माइक्रो में आएंगे, या उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। सिमिलरली स्मॉल यूनिट्स की बात करें तो उनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। और मीडियम यूनिट्स की बात करें तो लगभग 50 करोड़ से कम उसका इन्वेस्टमेंट हो और 250 करोड़ से कम उसका टर्नओवर हो। तो ये डिफिनेशन चेंज करके एमएसएमई सेक्टर में काफी सभी इंडस्ट्रियों को, जो भी एमएसएमई से पहले नहीं आती थी, उनको लाया गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ इनको हेल्प करने के लिए कोलेटरल फ्री लोन बांटे गए। इन सभी का अमाउंट भी है कि इतने इतने हजार करोड़ का, सपोज 30,000 हजार करोड़। तो वो हमारा मेन मकसद नहीं है, हमें जानना है कि एमएसएमई की डिफिनेशन चेंज की गई, कोलेटरल फ्री लोन्स दिए गए। कोलेटरल फ्री लोन्स क्या होते हैं कि मतलब उसकी गारंटी सरकार देगी, यानी इन एमएसएमई को अपनी गारंटी नहीं लेनी थी, बस लोन ले लेना था और उसके बाद फिर समय के साथ पे करना था, गारंटी सरकार देगी। सिमिलरली जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं, इनको अपनी स्ट्रेसमेंट से बाहर आने के लिए मनी दी जाएगी, और जो अभी इमर्ज कर रही है, स्मॉल है, स्मॉल एमएसएमई है, इनको भी बूस्ट करने के लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो यानी हम देख रहे हैं कि डेफिनेशन भी चेंज की गई, कई सारे यूनिट्स को अपने अंदर एमएसएमई के लाया गया, उनको फ्री लोन प्रोवाइड किया गया, स्ट्रेस एमएसएमई को बढ़ाने के लिए फंड खर्चा किया गया, और इमर्जिंग जो छोटी एमएसएमईज हैं उनको बढ़ाने के लिए भी, मतलब उनको अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए गवर्नमेंट पैसे खर्च करने का वादा कर रही है। तो एमएसएमई के सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस किए गए। अच्छा, ये देखने वाली बात है कि एमएसएमई का ही क्यों इतना
फोकस किया गया। तो इंडिया में अगर आप लेबर की बात करते हैं तो दो टाइप का आप लेबर देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो इंडिया में लगभग 10% ही ऑर्गेनाइज्ड लेबर है जो कि व्हाइट कॉलर जॉब्स है, सैलरीड है, वेज है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि अपने एंटरप्रेन्योर को खुद चलाता है, अपनी छोटी इंडस्ट्री लगाता है, उसमें कुछ वर्कर्स रखता है और डे बाय डे उस पर वेज पे जीता है, ये 90 से 92% है। ये 88 से 90 भी कह सकते हैं, लगभग इतने परसेंट हम अनऑर्गेनाइज लेबर से आते हैं। तो एमएसएमई पे ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसीलिए गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा पैकेज जो है एमएसएमई की तरफ ही ध्यान दिया है। दूसरा सेक्टर हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो बदलाव किए गए, सबसे पहले तो इसमें 30,000 करोड़ रुपए प्री हार्वेस्ट फॉर खरीफ क्रॉप और पोस्ट हार्वेस्ट फॉर रबी क्रॉप, यानी इन दोनों के क्रॉप के मेंटेनेंस के लिए लगभग 30,000 करोड़ का फंड गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। सिमिलरली जो ऑपरेशन ग्रीन अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी टॉप फसलों के लिए। टॉप फसल कौन कौन सी थी? टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। तो इन सभी के लिए ऑपरेशन ग्रीन लाया गया था। तो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये ऑल क्रॉप्स के लिए स्टार्ट किया गया, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के अलावा लगभग सभी पर, जिसके तहत 50% सब्सिडी दी गई, ना केवल ट्रांसपोर्ट पे प्लस उसके स्टोरेज के लिए भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें की गई। सिमिलरली एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की गई कि भाई एग्रीकल्चर में जितने भी लॉज है उन सभी को मेंटेन करने के लिए हम इनको भी सुधारेंगे। तीसरा हम कह सकते हैं माइग्रेंट लेबर्स एंड फार्मर्स, ये भी एक सेक्टर है। तो माइग्रेंट लेबर्स और फार्मर्स के लिए क्या किया गया? सबसे पहले तो एमजी नरेगा जो फंड है, सॉरी, इसको बूस्ट किया गया। इसको एक बहुत बड़े फंड को दिया गया जिससे कि सभी जो डेली वेज वर्कर्स है उनके सैलरी में इंप्रूवमेंट हो सके। सिमिलरली जो पहले ₹182 पर डे वेज था, इसको बढ़ाकर ₹202 किया गया, जिससे कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं जो डेली वेज पे अपनी कमाई कर रहे थे, इन सभी पीरियड्स में जो है उनको अधिक पैसा मिल सके। इन सब के अलावा माइग्रेंट लेबर्स के लिए लॉ प्रोटेक्शन दिया जाए। जैसा कि अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि लेबर लॉज में नए सारे वेज कोड आए हैं, उनके ऑक्यूपेशनल हेल्थ के कोड आए हैं। तो माइग्रेंट लेबर्स के लिए भी एक बढ़िया लॉज लाया जाए, इनके लिए एक डेटाबेस बनाया जाए और इनका जो है डेटाबेस के साथ साथ इनको डिजिटल खाते से जोड़ा जाए ताकि इनकी हेल्प की जा सके। तो इस तरह के जो है चेंजेस इनके लिए भी किए गए हैं। नेक्स्ट सेक्टर हम देख सकते हैं कि ये सारी फैक्चुअल डिटेल्स हैं, इसको थोड़ा बहुत हमको जानना चाहिए क्योंकि आंसर राइटिंग में, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ये बहुत हमें हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनेबलर्स। इसका क्या मतलब है? यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो लेबर्स, एग्रीकल्चर या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड संबंधित चीजें हैं उसको बूस्ट करना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बूस्ट करने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस को दिया। किसको? जो एग्रीगेटर्स होते हैं या एफपीओज होते हैं या और सभी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने या सेलिंग के काम में आते हैं। एफपीओज मतलब है फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप्स होती हैं उनको मंडी में ले जाते हैं, वहां पे बिल्डिंग कराते हैं। तो ये जो मंडीज वगैरह होती हैं इन सभी को बूस्ट करना और ये सब करना इनका जो है काम है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब इन लोगों को स्ट्रेंथन कराना गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत
फिशरीज और एक्वाकल्चर को प्रमोट किया गया। इसके लिए बहुत सारे फंड दिए गए, जिसमें जैसे कि एक्वाकल्चर को बढ़ाया जाए, दैट मीन्स कि जो फिशरीज जो हमको इंपोर्ट करनी पड़ती वो ना करनी पड़े, और ये अभी आत्मनिर्भर भारत 2 और 3 में भी स्ट्रेंथन की गई है। ठीक है, तो मत्स्य संपदा योजना हो गई, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में आपको बता ही दिया कि लेबर लॉज और एग्रीकल्चर लॉज को बूस्ट किया गया। एक चीज लास्ट में बच गई थी, जो लास्ट वाला था माइग्रेंट लेबर वाले में, उसमें पीएम स्वनिधि योजना एक थी, वो भी इसी आत्मनिर्भर भारत के आसपास चलाई गई थी, जिसके तहत जो हमारे जो छोटे सेलर्स हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके लिए ₹10,000 बैंक लोन की व्यवस्था की गई थी। यानी वो बैंक में जा सकते हैं, इतने रुपए का लोन गवर्नमेंट के एश्योरेंस पे ले सकते हैं और अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम और इनेबलर्स हो गया। उसके साथ साथ अब नेक्स्ट हम आते हैं हेल्थ पर। तो हेल्थ में हम देखते हैं कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे उनको गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस प्रोवाइड किया अपने फंड से। ठीक है, सिमिलरली नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत 100% वैक्सीनेशन दिया जाएगा। किसको किसको? हमारे कैटल, बफेलो, शीप, गोट और पिग्स को। तो इन सभी को 100% वैक्सीनेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया गया, या इसको एजुकेशन भी बोल सकते हैं, ई विद्या पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, बेसिकली ये लॉन्च किया गया जो कि डिजिटल एजुकेशन को फ्री में गरीब छात्रों तक पहुंचाया जा सके। कोविड-19 के समय में जब हर तरफ लॉकडाउन था तो ऑनलाइन पोर्टल एकमात्र सहारा था एजुकेशन का, तो ई विद्या पोर्टल शुरू किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मनोदर्पण इनिशिएटिव लिया गया। मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या कहता है कि जो इमोशनल वेल बीइंग को इंश्योर करता है, यानी मेंटल हेल्थ को ठीक करता है और इमोशनल वेल बीइंग को भी मैनेज करता है। इसी के साथ साथ एक और आया स्वयं प्रभा चैनल, यानी फ्री में आप सभी लोग डीटीएच पे या और भी चीजों पर ये सारे चैनल देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए भी काफी चीजें इस पैकेज के अंदर दी कि अब हम एम्पावर भी होंगे, अधिक प्रोड्यूस भी करेंगे और अधिक प्रोड्यूस के साथ साथ हम जो है एजुकेट भी होंगे और आगे की ओर एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये चीजें थी। गवर्नमेंट स्कीम में एक चीज और थी कि यहां पर वोकल फॉर लोकल पर विशेष जोर दिया गया कि अब आप सिर्फ लोकल प्रोड्यूस यानी डोमेस्टिक प्रोड्यूस सिर्फ खरीदे ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसको प्रमोट भी करें। दैट मीन्स कि अगर आपने सपोज मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई भी कंपनी इंडियन है तो उसके प्रोडक्ट्स खरीदें और उसको न सिर्फ खरीदें बल्कि उसको सोशल मीडिया या उसके थ्रू प्रमोट भी करें कि हाँ भाई मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, ये अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों पे लोकल फॉर वोकल वगैरह काफी कारगर साबित होगा। अब हम आते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई को लॉन्च हो गया था। उसके बाद स्टेजेस में गवर्नमेंट ने कई सारे सुधार करने की कोशिश की। तो आत्मनिर्भर भारत ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं था, फिर भी इसका एक सेकंड वर्जन देखने को मिला लगभग सितंबर के आसपास, आत्मनिर्भर भारत 2.0। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं था। तो इसके अंदर देखा गया कि ये एलटीसी वाउचर्स जो होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, ठीक है, इसको अधिक पैसे प्रोवाइड किया गया। दैट मीन्स कि जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको घूमने के लिए या फिर जो और भी फंड लेने होते हैं उनके लिए अवसर प्रदान किए गए। लगभग 1 लाख करोड़ के अमाउंट का टैक्स रिफंड किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC को इंप्लीमेंटेशन में लाया गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें की गई। इसको हम आत्मनिर्भर भारत 2.0 के
नाम दिया गया। हालांकि ये मिशन शुरू से ही शुरू कर दिया गया था पहले से 2018-19 में ही, बट इसको मिशन मोड में लाया गया और लगभग 28 स्टेट्स एंड यूटीज में इसको अब तक इंप्लीमेंट कर लिया गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके का अनऑफिशियल आत्मनिर्भर भारत 2.0 है। अब हम थर्ड पर आते हैं, आत्मनिर्भर भारत 3.0। ऑफिशियली जो तीसरा अनाउंसमेंट हुआ था आत्मनिर्भर भारत 3.0 के नाम से, ये हुआ है लगभग 12 नवंबर 2020। इसमें भी कई सारे चेंजेस किए गए। चेंजेस क्या कह सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत का मतलब एक तरीके से आपको बूस्ट किया जाएगा आत्मनिर्भरता के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस के लिए। तो इसमें कुछ स्कीमें ली गई, जैसे कि आपका जो बायोटेक डिपार्टमेंट है, ठीक है, इनको लगभग 900 करोड़ या समथिंग दिया गया वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। किसके लिए? कोविड वैक्सीन। डेडिकेटेड फंड एक दे दिया गया कि भाई आप कोविड वैक्सीन को डेवलप करें। सिमिलरली जो क्रेडिट लाइन फंड है, जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट हैं, इनको बूस्ट करने के लिए एक फंड क्रेडिट लाइन दिया गया कि हाँ भाई इस एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स को हम तेजी से बढ़ाकर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकें। सिमिलरली एक नई स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार स्कीम्स की भी घोषणा की गई। इसके तहत इन्होंने बताया कि जिन्होंने 1 मार्च 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक अपनी जॉब लॉस की है और जिनकी सैलरी पहले 15,000 से कम थी और वो ईपीएफ यानी जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर्ड थे, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। एक तरीके से रोजगार स्कीम या मिशन चलाया जाएगा जिसमें कि जिनकी जॉब लॉस हुई है उनका भी ध्यान दिया जाएगा। और एक इसमें मिशन है पीएम गरीब कल्याण रोजगार मिशन। मिशन, स्कीम, ये सब इंटरचेंजेबली यूज होता रहता है। तो पीएम गरीब कल्याण रोजगार मिशन, ये आपकी जो रूरल इकोनॉमी है इसको बूस्ट करने के लिए चलाया गया था। यानी जो माइग्रेंट लेबर अपने डोमेस्टिक स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं उसको डेवलप करेंगे, यानी इन प्लेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ये सभी स्कीम दी गई थी। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 भी इस तरीके से बूस्ट करने के लिए ही हमने चुना, यानी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो ये सभी फेजेस हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के। अब आइए देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ क्या क्या पॉजिटिव्स हमको देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव में अगर देखें, यानी प्रॉस एंड कॉन्स में आते हैं, तो पॉजिटिव्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो क्या क्या पॉजिटिव हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो वोकल फॉर लोकल है। ठीक है, तो लोकल फॉर वोकल का मतलब है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का ना सिर्फ यूज करेंगे बल्कि इनको हम प्रमोट भी करेंगे। जब इनको हम प्रमोट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज करेगा। जब इंपोर्ट डिक्रीज करेगा तो हमारी जो राशि जो बाहर विदेशों में जा रही है वो खर्च होने से बचेगी। तो इसका इनडायरेक्ट प्रॉफिट है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो बूस्ट होंगी। सब इंप्लाइड है, एक चीज से रिलेटेड है। तो लोकल फॉर वोकल से हम प्रमोशन भी करेंगे, डोमेस्टिक चीजों को यूज करेंगे तो हमारा इंपोर्ट रिड्यूस होगा, इंपोर्ट रिड्यूस होगा और हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज करेंगे तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बूस्ट होगी। सिमिलरली जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको बढ़ने में सहायता मिलेगी। यानी अगर आप लोकल प्रोडक्ट, सपोज कि पीपीई किट्स भारत में लगभग बहुत कम बनती थी या ना के बराबर बनती थी। सिमिलरली वेंटिलेटर्स तो हम बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस कर पाते थे। मास्क, सैनिटाइजर्स, ये ऐसी चीजें थी जो हम बहुत कम प्रोड्यूस कर सकते थे, कर पाते थे। यानी इस कोविड के पीरियड में इनका जो बूस्ट हुआ है वो 200 से 300% कहीं कहीं देखने को मिला है। तो ये इंडस्ट्री जब बहुत तेजी से बूस्ट कर सकती है। अब आप देख रहे हैं कई सारे मास्क और सैनिटाइजर वो घर पे मतलब लोग लोकल घरों में बना के बेच रहे हैं।
तो इनका सिमिलरली आईआईटीज जो है वो वेंटिलेटर्स को डेवलप कर रही हैं यूनिक डिजाइन्स को यूज करके। ठीक है, तो नए एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट होगा, इंपोर्ट कम होगा, और अगर इंपोर्ट कम होगा तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बैलेंस होगा। जो हमारा इम्बैलेंस है यानी इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, तो अगर हम एक्सपोर्ट पर बल देंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा बूस्ट होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव चीजें हैं जो हम आत्मनिर्भर भारत अभियान से देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आत्मनिर्भर भारत अभियान को देखने को मिलेगा। तो इतने सारे पॉजिटिव के बावजूद बहुत सारे चैलेंजेस हैं या इश्यूज कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के, जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं। जो सबसे पहला चैलेंज है कि बूस्ट कॉन्फिडेंस। देखिए, एक बात ध्यान देने की बात है, जब कोविड पैंडेमिक हुआ और लॉकडाउन की प्रक्रिया जारी थी तो बहुत से लोगों ने अपनी जॉब को खोया। जॉब खोया तो पैसे का लॉस हुआ, पैसे का लॉस हुआ तो उनको कैश की जरूरत पड़ी। अब इस कैश को लेने के लिए वो गवर्नमेंट की ओर देख रहे थे, लेकिन जो प्रोग्राम हुआ वो बेसिकली लोन सपोर्टेड था, बैंक सपोर्टेड था, कैश सपोर्टेड नहीं था। तो इस लोन को लेने के लिए भी उनको एक रिस्क होगा कि पता नहीं भविष्य में मेरे पास पैसा हो या ना हो। तो इस कैश सपोर्ट को न देकर गवर्नमेंट ने लोन सपोर्ट दिया, इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में दिक्कत आई। सिमिलरली जब आप लोन सपोर्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये क्रेडिट लेने के लिए गवर्नमेंट गारंटर बन जाएगी। जब गवर्नमेंट गारंटर करेगी तो जाहिर सी बात है कि अब हम डिफॉल्ट केसेस बढ़ जाएंगे। यानी अब गवर्नमेंट गारंटी कर रही है कि हमारा लोन भैया गवर्नमेंट पास करेगी, अगर गवर्नमेंट पास करेगी या गवर्नमेंट के ऊपर ओनस आ जाएगा तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, भाई तुम्हारे गारंटी पे मैंने लिया था अब हम नहीं देंगे। तो इससे विलफुल डिफॉल्टर बढ़ जाएंगे, और अगर डिफॉल्टर बढ़ जाएंगे तो ये राइजिंग एनपीए की ओर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एनपीए क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि डिफॉल्टर्स बढ़ जाएंगे, तो डिफॉल्टर्स बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हम कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं मिलेगा या लोन सपोर्ट गवर्नमेंट देगी तो एनपीए बढ़ जाएगा। एनपीए बढ़ जाएगा तो जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है जो अभी ऑलरेडी फॉलिंग स्टेट में है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी अभी, अब आप इसको जो भी करें लेकिन कुछ वीक चल रही, जिसकी वजह से बैंक लोन यानी जो बैंक है, जैसे पीएमसी बैंक हुआ या लक्ष्मी विलास हुआ, इसको कुछ अभी मोराटोरियम देखने को मिला है। तो इनकी हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है कि सबको लोन दे पाए। सबको लोन देना है तो बैंक को अपने आप में बूस्ट होना पड़ेगा, तो बैंक भी अगर बूस्ट नहीं है तो वो लोन दे नहीं पाएंगे। सिमिलरली जो जॉब लॉस है, जॉब लॉस से लोगों के पास डिमांड क्रिएट करने की ताकत नहीं है। अब जब डिमांड क्रिएट करने की ताकत नहीं है तो आप कितना भी बूस्ट करा लो इंडस्ट्री, कितने भी प्रोड्यूस करा लो, जब वो खरीदने को तैयार ही नहीं है तो आप बेच के कैसे कमा पाओगे, आप कंपनी को बूस्ट कैसे करा पाओगे? तो ये सारे कुछ बेसिक चैलेंजेस हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को कैटर करना पड़ेगा। तो इन सभी को करने के लिए हम अपने लेक्चर के लास्ट पोर्शन पे आते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट कैन बी डन या व्हाट शुड बी डन। तो इसमें हमने जो चैलेंजेस देखे उसमें जो सबसे चीजें पहली समझ में आई कि सबसे पहले तो कैश सपोर्ट देना पड़ेगा। कैश सपोर्ट देंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, और लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे। अब जब लोग डिमांड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको प्रोड्यूस यानी सप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो जिससे जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई ऑटोमेटिक हमको बढ़ानी पड़ेगी, और जो आपके ये जो बूस्टिंग कार्यक्रम यानी जो लोन के या और भी तरीके हैं उससे आपकी बूस्ट करने से सप्लाई बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई को बढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली जो एनपीए राइजिंग पर है उनको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली बैंक जब स्ट्रेंथ हो जाएगा, एनपीए कम हो जाएगा, तो हम अच्छे से बूस्ट के लिए लोन दे सकेंगे। कैश सपोर्ट के कारण डिमांड बढ़ेगी तो हमारा इक्विलिब्रियम सही हो जाएगा। और कई सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, बेसिक रिफॉर्म, जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स गवर्नमेंट उस तरफ देख रही है, लेबर रिफॉर्म्स,
स्किल डेवलपमेंट एरिया के जो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, और बैंकिंग रिफॉर्म्स, और भी ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो हमको देखने पड़ेंगे। तो हमको एक होलिस्टिक ग्राफ, एक प्लान, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। अगर इन चीजों को हम कैटर कर लें, अपने चैलेंजेस को हम हटा लें या उनको दूर कर लें, तो जाहिर सी बात है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक तरीके का अच्छा स्कीम है अपने इंपोर्ट को घटाने और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन करने का, और भारत का जो एक्सपोर्ट जो पूरा एक स्ट्रक्चर है उसको विश्व में एक नोटेबल लेवल पे ले जाने का। तो भारत को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बढ़ाने के लिए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे और अच्छा करने के लिए ये स्कीम कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमको चैलेंजेस को रिड्यूस करना पड़ेगा और जो भी रिफॉर्म्स उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। तो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।